नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कंपटीशन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम फिर से आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। आज हमारा संकलन 50 प्रश्नों का रहेगा। आज हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है 51 का। संविधान के 51 का में अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है और ये मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं। और मूल संविधान की अगर हम बात करें तो मूल संविधान में हमारे 10 मूल कर्तव्य थे। और 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर इसको लागू किया गया। और ये 11वां मूल कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का कर्तव्य है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसमें लागू किया गया था, इसमें सम्मिलित किया गया था। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। आने वाली परीक्षाओं में इसका आने की संभावना बनी रहेगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई की तिथि को मनाया जाता है। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम सिनेमा संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? अच्छा प्रश्न है। करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये अच्छा प्रश्न है। मुंबई में साथियों राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की गई है और इसका वर्ष है 2019। ये 2019 वर्ष में स्थापित किया गया। और नज़दीक अगर हम जाकर देखें तो 19 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना की गई थी और मोदी जी ने, यानी कि प्रधानमंत्री जी ने इसकी इनॉग्रेशन किया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, म्यूकर माइकोसिस बीमारी का नाम क्या है? देखिए, फंगल इन्फेक्शन है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है। कोरोना के दौरान, तीसरी लहर के दौरान हमने देखा था कि म्यूकर माइकोसिस की बीमारी जो फेफड़ों को सीधा प्रभावित कर रही थी, उसके संबंध में काफ़ी हमने खबरों में भी सुना और न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा आपने। पांचवा प्रश्न आता है, भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हो चुकी है? ये प्रश्न कर रहा है वो। तो इसका सही उत्तर है, वित्तीय आपात कभी नहीं लगाया गया। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। आपातकाल की व्यवस्था की गई है। आप जानते ही हैं आपातकाल की 3 तरह से व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात, और 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और 360 में स्थायी वित्तीय संकट के चलते वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। तो भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कभी नहीं हुई है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, शिमला समझौते के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? अच्छा प्रश्न है। ये भी इतिहास से है। लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा या इंदिरा गांधी? साथियों, इसका उत्तर है इंदिरा गांधी। 1971 में जब बांग्लादेश युद्ध हुआ, यानी कि बांग्लादेश का उदय हुआ, पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ, तो उसके बाद एक समझौता हुआ था जिसमें इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। सातवां प्रश्न देखते हैं हम, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध साथियों बेहद अच्छा क्वेश्चन है। फ्रिक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन एक तरह से मैं इसको कह सकता हूं। इसका अन्य नाम लाल बहादुर शास्त्री बांध भी है। लाल बहादुर शास्त्री बांध भी इसको जाना जाता है। तो एक तो पहला तथ्य इसके संबंध में ये आ गया। दूसरा तथ्य इसके संबंध में है कि ये कृष्णा नदी के पर ये अलमाटी बांध बनाया गया है। और तीसरा इसके संबंध में जो तथ्य है वो ये है कि ये कर्नाटक राज्य में है। ये कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। तो अलमाटी बांध के संबंध में प्रश्न लोक सेवा आयोग ने अक्सर किए हैं। तो इस संबंध में हम 3 तथ्यों को देखते हैं कि अलमाटी बांध, पहली बात तो कृष्णा नदी पर है, दूसरी बात कि ये लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरी बात ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। आठवां प्रश्न देखते हैं, मंत्री परिषद की नियुक्ति व उसको पदच्युत करने का अधिकार या किस अनुच्छेद के तहत ये आता है? तो साथियों, मंत्री परिषद की नियुक्ति और उसको हटाए जाने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है और ये अनुच्छेद 75 में इसको दिया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस के रूप में प्रश्न आया है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सीधा सीधा उत्तर है, सभी लोग जानते हैं कि विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस संबंध में प्रश्न अक्सर किया गया है आयोग के पेपरों में। 10वां प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2022 कौन है? करंट अफेयर्स से प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2022 कौन है? साथियों, बोनी गैब्रियल नाम से एक सुंदरी हैं जो कि मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं 2022 में, और ये यूएसए से है।
यूएसए से। कई बार प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि ये किस देश से है, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं यूएसए। 11वां है डेसिबल। 11वां प्रश्न है डेसिबल किसका यूनिट है, यानी कि इकाई है। डेसिबल किसकी इकाई है, तो ये ध्वनि की इकाई है। इसको हम डीबी से भी प्रदर्शित करते हैं। डीबी, डेसिबल को हम डीबी से भी प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ हुई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है। SGSY को लेकर के इसको हम कहते हैं SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। SGSY के नाम से इसको शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है और ये वर्ष 1999-2000 में लागू किया गया था। 1999 और 2000 में इसको वित्तीय वर्ष में लागू किया गया था। और अगर हम इसके नज़दीक जाकर इसकी तिथि को देखना चाहें तो 1 अप्रैल 1999 को ये लागू हुआ था। 1 अप्रैल 1999 को ये योजना स्वरोजगार योजना है, ग्राम स्तर पर स्वरोजगार योजना है, जिसे 1 अप्रैल 1999 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है भारत में शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक कहाँ है। भारत का इथोपिया कहा जाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। क्यों इथोपिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। ये आंकड़ा भी हम जान लेते हैं कि कितनी शिशु मृत्यु दर है। 1000 बच्चों के पीछे 48 बच्चों की मृत्यु यहाँ हो जाती है। तो ये अच्छा प्रश्न हो सकता है। किस फसल के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है, यानी कि काली मिट्टी का प्रयोग किस फसल को बोने में अधिक किया जा सकता है, यानी कि किस फसल को काली मिट्टी में बोया जा सकता है, इसका प्रश्न ये है। और उत्तर इसका है कपास, कॉटन को हम काली मिट्टी के लिए उपयुक्त मानते हैं। अगला प्रश्न 15वां है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर मगध पर कब्जा किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य शासन की नींव डाली थी, मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। और ये नींव जो डाली थी मगध में हुई थी। और मगध के शासक उस समय थे घनानंद, जो कि नंद वंश के शासक थे, नंद वंश के शासक थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, या चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद को अपदस्थ करवा दिया और अंततः चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया। अगला प्रश्न हम देखते हैं आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है। साथियों ये भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस की शुरुआत जो है वो 2018 में हुई थी। ये भी प्रश्न अच्छा हो सकता है किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। 2018 में आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई थी। आयुष्मान वास्तव में एक जो योजना है वो क्या योजना है, वो है कि प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, यानी कि सभी को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा जो प्रधानमंत्री आरोग्य जन आरोग्य योजना के तहत दी गई है, तो इसी को हम आयुष्मान योजना भी कहते हैं। अगला प्रश्न आता है गढ़वाल राइफल का मुख्यालय कहाँ है। गढ़वाल राइफल का मुख्यालय जो है वो लैंसडाउन में है। उत्तराखंड से प्रश्न है, काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है, कई बार आया है। गढ़वाल राइफल का मुख्यालय लैंसडाउन में है। अगला प्रश्न आता है 18वां IIM काशीपुर संख्या में कौन सा है। देखिए IIM काशीपुर की संख्या के बारे में हम कह सकते हैं कि ये 13वां IIM है। 13वां IIM कह सकते हैं। काशीपुर उधम सिंह नगर में इसकी स्थापना हुई और 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना हुई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई थी और 29 अप्रैल, एक तिथि और मैं दे रहा हूँ, 29 अप्रैल 2011 को इसकी स्थापना की गई थी, नींव डाली गई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छा हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में, सदैव के लिए अच्छा प्रश्न होगा। अगला क्वेश्चन है आकाश गंगा है, यानी कि इसके स्वरूप के बारे में पूछा गया। आकाश गंगा का स्वरूप सर्पाकार है, स्पाइरल है। स्पाइरल है, या आपने पढ़ा भी होगा, यानी कि जिस तरह से सर्प का आकार होता है इसी तरह से आकाश गंगा का भी मिल्की वे या गैलेक्सी का आकार है। अगला प्रश्न आता है 20वां प्रश्न है खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। साथियों राजस्थान का एक क्षेत्र है खेतड़ी और ये प्रसिद्ध है तांबा उद्योग के लिए। बेहद अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आता है यदि भारतीय मानक समय यमयोत्तर पर 12 बजे हैं तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। साथियों इस क्वेश्चन को हमें इस तरह से समझना होगा। इस क्वेश्चन को हमें समझने के लिए इस डायग्राम को बनाना होगा और इस डायग्राम में हम देखते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी में
ये भूमध्य रेखा है जिसका हमारा अभी 0 डिग्री जिसे हम इक्वेटर कह सकते हैं, और इसी तरह से ऊपर से नीचे तक यानी कि दो ध्रुवों को मिलाते हुए एक रेखा खींची गई है जिसे हम यमयोत्तर रेखा या देशांतर रेखा कहते हैं। तो देशांतर रेखा के इस तरफ पूर्वी भाग कहलाता है और इस तरफ पश्चिमी भाग कहलाता है। सूर्य का उदय जो है पूर्व से होता है, और इसी तरह से अगर हम देखें तो भारत का जो लोकेशन है वो यहाँ पर है। भारत की लोकेशन पूर्वी देशांतर पर है, उत्तरी अक्षांश में पूर्वी देशांतर पर। तो भारत के मध्य में से एक रेखा देशांतर रेखा निकल रही है जिसे हम 82.5 डिग्री मानक रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा का निर्धारण जो है वो 82.5 से हमारे यहाँ पर समय का निर्धारण किया जाता है। तो इसी तरह से एक प्रश्न में कहा गया है कि 120 डिग्री पूर्वी रेखा कहाँ होगी। ये 0 डिग्री रेखा है, ये 82.5 डिग्री रेखा है, और ये रेखा हो जाएगी 120 डिग्री रेखा। 120 डिग्री रेखा, तो इसके बीच के जो अवधि है उसका समय पूछा है कि उसमें कितना समय होगा भारत में उस समय जब 120 डिग्री पर सूर्य होगा, तो भारत का समय क्या होगा। ठीक, तो ये प्रश्न आता है कि 120 डिग्री में से अगर हम 82.5 डिग्री को माइनस करते हैं तो हमारे पास 37.5 डिग्री बचता है। तो 37.5 डिग्री पृथ्वी उस समय तक चल चुकी होगी। तो ऐसे में प्रश्न बनता है कि 37.5 डिग्री चलने में पृथ्वी को कितना समय लगा होगा। साथियों, हम जानते हैं कि 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है, तो 37.5 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लगा समय होगा 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटा यदि हम इस 12 बजे में जोड़ देते हैं तो हमारे पास उत्तर आ जाता है। तो 2.5 घंटा अगर 12 में जोड़ते हैं तो 14:30 बजे होंगे उस समय 120 डिग्री पर। 120 डिग्री पर क्या समय होगा? 120 डिग्री पर उस समय समय होगा 14:30। तो उत्तर इसका आएगा 14:30, और उत्तर संख्या 2 इसका सही है। बिल्कुल सही आंसर है 21वां प्रश्न। 22वां प्रश्न हम देखते हैं कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन अध्यक्षता देता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो कॉल होती है 108 आर्टिकल में होती है, और इसको कॉल करने का काम प्रेसिडेंट करते हैं यानी कि राष्ट्रपति करते हैं, और इसकी अध्यक्षता दोनों सदनों की कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा आया है, आगे भी इसकी संभावना रहेगी। 23वां प्रश्न है, भारत में स्थायी भूमि बंदोबस्ती किसने की थी? भारत में स्थायी भूमि बंदोबस्ती करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में अगर हम देखें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में 1786 में गवर्नर बन के आए थे। 1786 में गवर्नर जनरल बन के आए थे, और 1799 तक इन्होंने 93 तक ये गवर्नर जनरल रहे थे, और 1793 में ही इन्होंने स्थायी भूमि बंदोबस्ती दी थी। तो अच्छा प्रश्न हो सकता है कॉर्नवालिस के समय। कॉर्नवालिस 2 बार आए थे, एक बार और भी आए थे, वो उस समय अवधि थी 1805। 1805 में कॉर्नवालिस दोबारा आए थे। ठीक है, तो ये प्रश्न भी अच्छा हो सकता है कॉर्नवालिस के संबंध में। बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है। 24वां प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? क्वाशियोरकर रोग जो है वो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। 25वां प्रश्न देखते हैं, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस अनुच्छेद में है? संपत्ति का अधिकार किसी समय 19F में मूल अधिकारों के रूप में शामिल किया गया था, और संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया, और इसको वर्तमान में 300 का में एक कानूनी अधिकार के रूप में, मात्र कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है, आता रहा है क्वेश्चन। 26वां प्रश्न हम देखते हैं, केसर का प्रमुख राज्य कौन है? केसर का प्रमुख राज्य जम्मू कश्मीर है। 27वां क्वेश्चन है, आर्थोप्लास्टी का आशय क्या है? आर्थोप्लास्टी, आर्थो का मतलब होता है हड्डी से, और प्लास्टी का मतलब होता है सर्जरी, यानी कि हड्डी की सर्जरी। तो सीधा सीधा ऑप्शन इसमें बैठ रहा है, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन जो है उसे हम आर्थोप्लास्टी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न आता है, लड़ो या हड़ो उड़ो हार्मोन्स कौन सा है? लड़ो या उड़ो हार्मोन कौन सा है? ये एड्रिनेलिन हार्मोन है, जिसे हम लड़ो या फाइट और फ्लाई हार्मोन भी कहते हैं, और ये आकस्मिक स्थितियों में निकलता है। आकस्मिक स्थितियां यानी कि भय, संकट या इसी प्रकार की कोई स्थितियों में ये उत्पन्न होता है, और ये एड्रिनल
ग्रंथि से उत्पन्न होता है। एड्रिनल ग्रंथि जो है, ग्लैंड है, वहाँ से आकस्मिक परिस्थितियों में ये निकलता है। अच्छा क्वेश्चन है। 29वां प्रश्न है, जैव उर्वरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? एजोला, एल्फा, नील हरित शैवाल या सभी? देखिए, सभी ये जैव उर्वरक के रूप में फसलों में यूज होते हैं। अगला प्रश्न आता है, पोखरण परमाणु टेस्ट किस तिथि को हुआ था? ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। पोखरण परमाणु टेस्ट साथियों 1998 में हुआ था। 11 और 13 मई को ये पोखरण टेस्ट हुआ था और इस समय जो है प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ये प्रधानमंत्री उस समय भारत के हुआ करते थे। अगला प्रश्न है 31वां, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? ये आप सभी जानते होंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की, यानी कि PWD डिपार्टमेंट जिसे आज हम कह रहे हैं, उसका स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक जो थे वो 1351 से लेकर के 1388 तक शासन में रहे थे। 1351 से लेकर के 1388 तक इन्होंने शासन किया था और ये सल्तनत काल की बात है। सल्तनत काल की बात है, ठीक है। तो तुगलक वंश के ये थे। अच्छा क्वेश्चन है। 32वां प्रश्न है, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा था? इतिहासकार ने धर्म कहा था। यह दीन इलाही धर्म चलाने वाले व्यक्ति थे अकबर। अकबर ने दीन इलाही धर्म 1582 में चलाया था और इसको धर्म कहने का साहस जो किया था वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न है, राज तरंगिणी से किस राज्य की जानकारी मिलती है? साथियों, आप जानते हैं कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। और कल्हड़ जो है लोहार वंश के, जो कश्मीर में हुआ करता था, लोहार वंश के राजा हर्ष के समय में उनके दरबारी थे और राज तरंगिणी के लेखक हैं और इनके राज तरंगिणी से जम्मू कश्मीर की जानकारी प्राप्त होती है। अगली बात करते हैं हम 34वें प्रश्न की। सर टॉमस मुनरो ने भूमि राजस्व बंदोबस्त दिया था, उसका नाम पूछा गया है। किससे संबंधित हैं सर टॉमस रो भूमि बंदोबस्ती से? तो रैयतवाड़ी के संबंध में टॉमस मुनरो का नाम आता है और टॉमस मुनरो ने ये मद्रास में इसको लागू किया था एक्सपेरिमेंट के तौर पर और इसको लागू करने का काम उन्होंने 1812 में किया था। ये रैयत है। रैयत का मतलब खेती से होता है और इसमें जो भूभाग में टैक्स तय किया गया था वो 1/3 तय किया गया था और बाद में इसे 1820 आते आते तक इससे पूरे मद्रास में लागू कर दिया गया था। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। टॉमस मुनरो थे कौन? टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे, उस समय मद्रास के गवर्नर थे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। 35वां प्रश्न है, मिरातुल अखबार के संपादक कौन थे? मिरातुल अखबार के संपादक साथियों राजा राम मोहन राय थे और ये जो है फारसी में लिखी हुई है। फारसी में लिखी हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 36वां प्रश्न है, तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम नदी से है और ये झेलम नदी पर बांध परियोजना जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। 37वां प्रश्न, गुलामगिरी के लेखक कौन है? एक बार फिर से पुस्तक का लेखक पूछा जा रहा है। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक थे और ये भी पूछा जाता है कई बार कि ये किस भाषाओं में लिखी गई है। तो ये मराठी भाषा में मूलतः लिखी गई है। मराठी भाषा में लिखी गई ये ज्योतिबा फुले की पुस्तक है गुलामगिरी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। 38वां प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? बिहार सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और यहाँ पर कोसी नदी का बहुत उत्पात रहता है। 39वां प्रश्न आता है, विशु किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? उत्तराखंड नहीं है, वो बिस्सू मेला है जिसे उत्तराकाशी में मनाते हैं और ये केरल के संबंध में ये प्रश्न है। 40वां प्रश्न हम देखते हैं, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। ये प्रश्न हम देखते हैं दो तरह से। जो जनगणना है उसको हम दो तरह से देखते हैं। एक हुई थी 1882 में और एक हुई थी यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहता हूँ। एक हुई थी 1872 में और एक जनगणना हुई थी 1881 में। जो 72 की जनगणना थी वो मेयो के समय हुई थी।
लॉर्ड मेयो के समय, और जो 81 में जनगणना हुई थी वो 17 फरवरी को आरंभ हुई थी, और ये जनगणना जो थी लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। अब इनमें अंतर क्या है? ये जनगणना प्रारंभिक जनगणना थी, लेकिन 1881 के बाद से ये जनगणना लगातार नियमित हो गई, और ये जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद भारत में की जा रही है। इस जनगणना को करने का काम किसने किया था? 1882 की जनगणना को करने का काम किसने किया था? WC प्लॉन्डेन नाम के एक जनगणना आयुक्त थे। WC प्लॉन्डेन नाम के एक कमिश्नर थे, जनसंख्या आयुक्त थे, उन्होंने इस काम को अंजाम दिया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 41वां प्रश्न है, चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? चाणक्य के बचपन का नाम आप सभी लोग जानते ही होंगे कि चाणक्य को अनेक नामों से जाना जाता है। चाणक्य को अनेक नामों से जाना जाता है, जिसमें कौटिल्य भी एक उनका नाम है। तो कौटिल्य नाम भी उनका है। तो चाणक्य के बचपन का नाम पूछा गया है, तो बचपन का नाम उनका विष्णुगुप्त था। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न आता है, 42वां है, किसके पक्षधर गांधी जी नहीं थे? यानी कि गांधी जी, ऐसी कौन सी इन 4 ऑप्शंस में बात है जिसके गांधी जी समर्थन में नहीं रहा करते थे? अस्पृश्यता की समाप्ति पर गांधी जी का जोर था। प्राथमिक शिक्षा भारतीय भाषा में रहे, ये भी गांधी जी की मांग थी। अहिंसा भी भारतीय समाज में अहिंसा रहे, और अहिंसा के बल पर ही उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने का प्रयास भी किया और उसमें सफल भी रहे। भारी औद्योगिकरण को लेकर के गांधी जी हमेशा नेहरू जी से मतभेद में रहे। उनका विचार था कि कुटीर उद्योग और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अधिक प्राथमिकता दी जाए। तो इस विचार से गांधी जी कभी भी पक्ष में नहीं रहे। 43वां प्रश्न आता है कि भारत में पहला मदरसा कहाँ स्थापित हुआ? ये प्रश्न भी अच्छा है, कई बार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आया है। कोलकाता में पहला मदरसा स्थापित किया गया था, और ये 1781 में स्थापित किया गया था, 1781 में। और इसको स्थापित करने का काम किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक, तो अच्छा प्रश्न है ये। और इसमें क्या होता था? इसमें अरबी, फारसी और मुस्लिम कानून की शिक्षा दी जाती थी। तो ये प्रश्न ये इस मामले में अच्छा हो सकता है कि मदरसे की स्थापना वर्ष और स्थान पूछा जा सकता है किसी भी पेपर में। 44वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसकी स्थापना के स्थान के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना पुणे में हुई थी, यानी कि पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में। 45वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बहुत आसान प्रश्न, सहारा। लेकिन इसके संबंधित जो जानकारियां हैं उससे भी हम साझा कर लेते हैं उन जानकारियों को भी। लगभग क्षेत्रफल यूरोप के बराबर है इसका, यूरोप के बराबर इसका क्षेत्रफल है इस मरुस्थल का। और ये बहुत सारे देशों में फैला हुआ है, जैसे कि अल्जीरिया, चाड और माली, लीबिया, नाइजर, मिरातानिया और सूडान, मिस्र, मोरक्को, ये देशों में ये फैला हुआ है। आप इनके को अगर लिखना चाहें तो मेरी आवाज़ सुनकर आप लिख सकते हैं। और ये सहारा मरुस्थल जो है वो पूर्वी अफ्रीका में है, सॉरी उत्तरी भाग में। ठीक है, तो उत्तरी भाग में है ये। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। नेक्स्ट आता है 46वां प्रश्न है, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। ये राज्यसभा जो है 250 सदस्यीय है, और ये एक स्थायी सदन है। इसकी कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, यानी कि डिसॉल्व नहीं होता। और इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं, वो उप राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न हम 47वां देखते हैं, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में आईसी का प्रयोग हुआ था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है। आईसी का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था? तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग हुआ था। और ये आईसी जो प्रयोग हुआ था वो ट्रांजिस्टर्स के स्थान पर हुआ था, ट्रांजिस्टर्स के स्थान पर, ट्रांजिस्टर के स्थान पर इसको यूज़ किया गया था। और ये ट्रांजिस्टर्स के स्थान पर इसको जो यूज़ किया गया था, तो वो पीढ़ी थी तीसरी। और इस तीसरी पीढ़ी की अवधि अगर कंप्यूटर की हम पूछें तो उसमें उत्तर आता है 1965 से लेकर के 1971 तक का जो अवधि थी वो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के रूप में जानी जाती है। 48वां प्रश्न है, देश के किस प्रदेश में सर्वाधिक जिले हैं?
नो डाउट उत्तर प्रदेश पर हम जाना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है और राज्य है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़िले हैं और इसमें ज़िलों की संख्या है 75 ज़िलों के साथ ये है। अगला प्रश्न आता है 49वां प्रश्न है, हल्द्वानी का अनुषांगिक यानी कि जो अनुषांगिक नगर जो है उसे हम माना जा सकता है, ये पूछा गया है। तो काठगोदाम बिल्कुल लगा हुआ इससे है, हल्द्वानी और काठगोदाम बिल्कुल सट चुके हैं, इसलिए हम काठगोदाम ऑप्शन पर जाएंगे। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, 50वां प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से कहाँ होती है। इसमें भी आंसर उत्तर प्रदेश ही जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। लगभग पूरे सिंचित क्षेत्र का 28% भाग जो है नलकूपों से होता है। तो ये आप तथ्य अपने पास समझ लीजिए। तो इस तरह से हमने आज 50 क्वेश्चंस देखे हैं। 50 क्वेश्चंस देखे हैं। इन 50 क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे प्रश्न आपको सहायता करेंगे और आने वाली परीक्षाओं में आने की संभावना भी इनकी